मौली निशा पर नजर रखी थीं। उसे अपने कमरे में बैठे देख दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। मौली उदास सा चेहरा लेकर निशा के पास जा बैठी। निशा ने जब उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? मौली, मुझे ना नमन के घर जाना है, पर अकेले नहीं जाना चाहती। तारा साहिबा भाभी तो कल की सगाई की तैयारी में लगी पड़ी हैं। सोच रही हैं किससे कहूँ। निशा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। मौली खुश हो गई। हाँ चलो। दोनों कुछ ही देर में घर से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही तारा फुर्ती से निशा के कमरे में आई और कुछ ढूंढने लगी। हे भगवान, प्लीज मदद करो। निशा और मौली रास्ते में थीं। मौली, निशा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? निशा, बुरा क्यों मानूंगी, पूछो। मौली, तुमने बताया था ना कि तुम्हें एक लड़के ने प्यार में धोखा दिया है। कौन था वो और क्या किया था उसने जो तुम्हारा दिल ही टूट गया? निशा चुप हो गई। उधर तारा निशा के कबर्ड, बुक्स वगैरह को चेक कर रही थी कि उसके पहले प्यार के बारे में कुछ हाथ लग जाए, और अगर इनका मैटर सॉल्व हो सके तो इन दोनों की शादी करा अपने ऋषभ की आज़ादी की प्लानिंग कर लें। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। कबीर वापस सीधे खड़ा हो गया। तू तो सो गया था ना? ऋषभ, भूल गया था कि तुझसे कोई भी बात नहीं छुप सकती। सॉरी। कबीर, लेकिन छुपाया तो है ना तूने? ऋषभ उससे कुछ दूर आ खड़ा हुआ। तू ये सब छोड़, तू ये बता कि यहाँ क्या कर रहा है? कबीर, तेरा इंतजार। ऋषभ चौंका। मतलब? कबीर, सभी दोस्तों के सामने तो तू सुनी की बात नहीं कर पाएगा मुझसे, इसलिए मैं पहले ही अलग आ खड़ा हो गया। ऋषभ हल्के से मुस्कुरा दिया। बता तो दूंगा, लेकिन तू कुछ भी नहीं करेगा इस मामले में। जो जैसा चल रहा है चलने दे। कबीर, पहले तेरी बात सुनूंगा, फिर तय करूंगा कि मुझे करना क्या है। ऋषभ, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। कबीर, फिर मैं खुद ही पता लगा लूंगा सब। सोच ले, अपना कांड तो खुद बताएगा तो कम सजा दूंगा, वरना अगर मुझे खुद पता करना पड़ा तो सजा ज़्यादा मिलेगी। ऋषभ के पास अब कोई चारा नहीं था। वह गंभीर हो बोला, तू हर बार कैसे हम लोगों के दिल के हाल जान लेता है? कबीर उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि जानता हूँ कि ऊपर वाले ने एक से बढ़कर एक गधे छांटकर मेरी ही किस्मत में लिखे हैं, जिन्हें बाकी सबका तो सब कुछ मालूम है, लेकिन खुद का ही कुछ नहीं पता होता। अगर मैं भी ध्यान नहीं दूंगा तुम पर, तो फिर हो गया कल्याण तुम लोगों का। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। कबीर ने जब देखा कि ऋषभ अभी भी बोलने को तैयार नहीं है, तो उसे डांटने लगा। अब कुछ बोलेगा भी या लगाऊं एक कान के नीचे? कैसे कहती तूने माँ से और बाकी सबसे भी कि तू तेजस्विनी को पसंद नहीं करता? तू अपनी इस बात की गहराई समझता भी है नहीं? ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तेरी और सुनी की जिंदगी का आगे का सफर डिपेंड करता है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है तूने। ऋषभ ने कबीर की ओर देखा और खींचते हुए बोला, मानता हूं मैं शरारत करता हूं यार, लेकिन इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसी हरकतें करूं। तेरी वो लाडली सुनी है ना, उसने की है सारी गड़बड़। मेरे अकेले के एहसास से क्या होगा? सच कहूं तो गलती उसकी भी नहीं है, तुम सारे दोस्तों की है, और सबसे ज्यादा तेरी है, जो हर वक्त मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाते रहता था कि सुनी की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, वो मुझे पसंद करती है, वगैरह वगैरह। इस कहानी को ना सुने। अगर आज मेरा दिल टूटा है और मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, तो उसकी वजह तू है, सिर्फ तू। क्योंकि उन बाकी गधों की बात पर तो मैं कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन तेरी बात को कैसे नहीं सुनता? हाँ, करता हूँ मैं तेज से प्यार, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेरा एहसास दो तरफा ना होकर सिर्फ एक तरफा है। तेज मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो किसी और से प्यार करती है। ऋषभ अब चुप हो गया और अपने चेहरे पर झलक आई बेबसी के साथ कबीर को देखने लगा। कबीर अचंभे से ऋषभ को देखे जा रहा था। ऋषभ की बातों ने उसे हैरान कर दिया था। ऋषभ, सुन लिया सच? हो गई तसल्ली? कबीर कुछ पलों तक एकटक ऋषभ को देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो ये बात है, तुम चारों दोस्त मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इस झांसे में नहीं आऊँगा। बता ना,
कैसे कही तूने सुनी से अपने दिल की बात? ऋषभ, यही सच है कबीर, तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। कबीर का हंसना बंद हो गया। वह अब भी शक भरी नजरों से ऋषभ को देख रहा था। तू सच कह रहा है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। यह देखते ही कबीर का चेहरा गुस्से से नजर आने लगा। ये कैसी बकवास है? क्या बोला तूने? सुनी तुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कहीं किसी ने तेरे साथ शरारत तो नहीं की ना? किसने किया तेरे साथ ये बेहुदा मजाक? जय ने? देव ने? किसने बोला तुझे? नाम बता मुझे, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। हद होती है हर बात की। तू यहीं रुक, मैं खुद जाकर उन्हें यहाँ लाता हूँ। कबीर वापस जाने को हुआ कि पीछे से ऋषभ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अगर मैं कहूँ कि ये बात खुद तेज ने कही है तो? जाते हुए कबीर के कदम अचानक से ठहर गए। सुनी का नाम सुन वह दंग रह गया। उसने पीछे मुड़कर ऋषभ की ओर देखा। सुनी ने? ऋषभ, हाँ, उसी ने चीख चीख कर राशि से कहा कि वो मुझसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेगी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। कबीर, नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने देखा था उसकी आंखों में। ऋषभ आगे बढ़ कबीर के गले लग गया। बस कर, वो सब तेरा वहम था भाई। गलती तेरी नहीं मेरी है। मुझे ही समझना चाहिए था कि ये सब मुमकिन ही नहीं है। ऊपर वाले को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। पहले माँ फिर बाबा को छीन लिया और अब तेज को चाहा तो उसे भी मुझसे दूर कर दिया। सारी गलती मेरी है। मुझे सुनी से प्यार करना ही नहीं। कहकर वह अब थोड़ा चुप पड़ गया और कुछ ही पलों में ऋषभ रो पड़ा। अपने भाई की तकलीफ देख कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। ऋषभ ने रोते हुए उसे सब कह सुनाया। निशा और मौली वापस घर लौट आई थी। निशा अपने कमरे में चली गई और मौली जल्दी से तारा के पास आई। कुछ मिला क्या तुझे? तारा, नहीं, तुझे कुछ बताया निशा ने? मौली, हाँ, आशीष नाम का लड़का था। इसे धोखा देने की वजह किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। तारा, कुछ डिटेल दी इसने? और मौली, नहीं। तारा उदास हो बोली, इस आधी अधूरी जानकारी से हमारा क्या होगा यार? मौली, ये कुछ ज्यादा बोलने को तैयार भी तो नहीं है। फिर मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, वरना शक करने लगती तो बात बिगड़ जाती ना। तारा, तो अब क्या करें? मौली, कल ये सगाई हो लेने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। तारा, कुछ समय बाद ऋषभ ने खुद को संभाला और कबीर से दूर हो गया। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कहती हैं मेरी शादी की चिंता में घुली जा रही हैं, इसलिए मैंने निशा से शादी के लिए हाँ कर दिया ताकि उन्हें तो खुश कर सकूं। देव, मंजीत, जय तुझे सब पूछेंगे, लेकिन तुझे अपने इस भाई की कसम है, इस मामले में तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कबीर को वहीं छोड़ ऋषभ वहां से चला गया। कबीर उसे जाते देख सोच रहा था कि अगर ये सच है तो गलती उसकी ही है और इसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से ऋषभ को आज इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। वह ऋषभ के पीछे चल पड़ा। ऋषभ अपनी जगह पर जा लेटा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर वह सो गया। दूर खड़ा कबीर ऋषभ के सो जाने के बाद एक बार फिर बाहर आ बैठा। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि सुनी ऋषभ से प्यार नहीं करती, लेकिन ऋषभ भी तो बता रहा है ना कि उसने खुद सुनी को कहते सुना है, तो यह सब झूठ भी नहीं हो सकता। कहीं कुछ तो छूट रहा है हमसे। कैसे पता करूं कि ये राता फैला कैसे? सुनी की आंखों में मैंने ऋषभ के लिए प्यार देखा है, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? और ये निशा कहाँ से बीच में आ गई? उसने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। वह सोच में पड़ गया कि क्या इस वक्त राशि को फ़ोन करना सही रहेगा, पर करना तो पड़ेगा ना। उसने राशि को फ़ोन किया। सुनी और बाकी घर वालों से गप्पे लड़ाती हुई राशि ने जब कबीर का फ़ोन देखा तो उठकर एक तरफ आ खड़ी हुई और कॉल रिसीव की। हेलो सर। कबीर, सॉरी इस वक्त फ़ोन करने के लिए, लेकिन बात ही ऐसी है। मुझे पता लगा कि ऋषभ ने सुनी से शादी के लिए मना कर दिया। सुनी बहुत उदास होगी ना ऋषभ का इनकार सुनकर। मैं पहले उसी को फ़ोन करने वाला था, पर सोचा कि कहीं और ज़्यादा दुखी ना हो जाए। राशि को सुनी की कही बात याद आई
तो हंसने का नाटक करते हुए बोली, नहीं तो सुनी तो एकदम ठीक है। और अच्छा हुआ कि ऋषभ सर ने शादी से मना कर दिया, वरना सुनी कर देती। कबीर चौंका। क्यों? राशि, सुनी ऋषभ सर से प्यार नहीं करती, हम लोगों को गलतफहमी हो गई थी, अब सब सही है। कबीर यह सुनकर दंग रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि सुनी ऋषभ से। राशि, मुझे भी तो यही धोखा हो गया था ना सर। कबीर शांत हो गया। राशि मन ही मन बोली, सॉरी सर, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी दोस्त की कसम से बंधी हूं। कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और सोचने लगा, अब ये राशि क्यों झूठ बोल रही है। वह अभी अपने ख्यालों में उलझा ही हुआ था कि देव वहां आ बैठा। क्या हुआ, सोना नहीं है? कबीर, नींद नहीं आ रही। देव ने कबीर के चेहरे को देखा। क्या बात है, तू परेशान लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? कबीर ने उसे सब कह सुनाया। देव, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनी सच में ऋषभ से? कबीर ने देव की तरफ देखा। तुझे सच में ऐसा लगता है? देव, लगता तो मुझे भी वही है जो तुझे लगता है, लेकिन यहां तो मामला ही अजीब हो गया। कबीर, उसने हम सभी को कसम दी है कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। तभी पीछे से जय के साथ मंजीत भी वहां आ गया। अब कुछ बचा ही क्या है करने को। सुनी ऋषभ से प्यार नहीं करती, ये बात राशि ने भी तो कह दी है। अब चारों खामोश से वहीं खड़े हो गए। कबीर, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि सुनी ऋषभ से प्यार नहीं करती। देव, मेरा भी नहीं। मंजीत, और मेरा भी नहीं। जय, मानता तो मेरा भी नहीं है। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सब कुछ सही से हो भी जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े। मंजीत, क्या मतलब है तेरा? कबीर, ऋषभ और सुनी की शादी हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मंजीत, पर यह होगा कैसे? देव शरारती मुस्कान के साथ बोला, होगा मंजीते, जरूर होगा, बस थोड़ा छल करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ की कसम का भी तो मान रखना है। मंजीत, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने वाले हो तुम लोग? देखो, कुछ भी गड़बड़ करने से पहले ये सोच लो कि निशा की शादी ऋषभ से होने वाली है। जय, हाँ जानते हैं, लेकिन फिलहाल तो रोहन की सगाई है कल, और हमारा काम भी कल ही हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसने तीनों दोस्तों से कुछ कहा जिसे सुन सभी हंस पड़े। देव, पर याद रहे, आग उतनी ही लगाना जितनी की हमें ज़रूरत है, वरना यह आग हमें भी जला देगी। कबीर, कुछ भी हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मिशन के खत्म होने के साथ ऋषभ सुनी की भी लाइफ सेट हो जाए। सभी अब आराम करने चले गए। कबीर को नींद नहीं आ रही थी तो उसने माँ को फ़ोन किया। उन्होंने जल्दी ही कॉल रिसीव कर ली। कबीर, आप सोई नहीं अभी तक? राधा माँ, नींद नहीं आ रही थी। कबीर, तबीयत खराब हो तो नींद कैसे आ सकती है? अब आप बातें भी छुपाने लगी हो मुझसे। राधा माँ हंसती, मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ जो तुझसे कुछ छिपाने का सोचूंगी। अगर कुछ छिपाया तो तेरी डांट खानी पड़ेगी, और इस बुढ़ापे में मैं डांट खाती थोड़ी ही अच्छी लगूंगी। कबीर मुस्कुरा दिया, बस ऐसे ही बातें बनाकर बात बदल देती हो। तबीयत कैसे खराब हुई? राधा माँ, बस थोड़ी टेंशन थी। अच्छा वो सब छोड़, पहले ये बता कि तुझे खुशखबरी तो मिल गई होगी ना कि ऋषभ और निशा की शादी तय होने वाली है? कबीर, हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ में वो खुशी नहीं दिख रही जो होनी चाहिए थी। राधा माँ ने उसे सब बताया कि घर में बाकी सभी के साथ साथ उन्हें तो राशि की दोस्त तेजस्विनी पसंद थी ऋषभ के लिए, लेकिन ऋषभ नहीं मना कर दिया। कबीर सोचने लगा कि पसंद तो हमें भी सुनी ही है ऋषभ के लिए। राधा माँ, खैर निशा भी बहुत अच्छी लड़की है। ऋषभ और निशा की किस्मत शायद एक साथ लिखी है, तो यही सही। तुम लोग अब जल्दी से यहाँ आ जाओ, सभी की बहुत याद आ रही है। कबीर, जल्दी ही आएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन रोहन की सगाई की तैयारी चल रही थी, और दूसरी तरफ राशि बाकी सभी के साथ सुनी को लेकर अजमेर के लिए निकल गई। सुनी राधा माँ से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। दोस्तों ने ऋषभ से सुनी का कोई जिक्र नहीं किया ताकि उसे उनके प्लान का पता ना लगे
और ना ही उन पर कोई शक हो। शाम को ऋषभ को किसी काम में बिजी देख चारों दोस्त एक जगह इकट्ठे हुए ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सकें।